Hello everyone, my name is Harmanjot Kaur and our today's topic is export trade. क्या होता है एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट मीन्स कि हम अपनी कंट्री की गुड्स और सर्विसेज को दूसरी कंट्री को सेल करते हैं. किस किस वे से? It could be through ships, it could be through planes, it could be through railways, right? हम अपनी कंट्री की जो गुड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो हम दूसरी कंट्री को सेल करते हैं, जब हम दूसरी कंट्री को सेल करते हैं, उन्हें देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट. एंड ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर मनी, राइट? सो एक्सपोर्ट ट्रेड इज सेलिंग एंड शिपिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंट्री. इसका प्रोसीजर क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज़ ट्रेड इंक्वायरी. ट्रेड इंक्वायरी में क्या होता है कि जब एक्सपोर्ट गुड्स जो गुड्स को एक्सपोर्ट करना होता है, तो सबसे पहले एक कमीशन एजेंट क्या करता है कि देखता है कि जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी डिमांड उस जगह जिस जगह पर एक्सपोर्ट हो रहा है उस जगह पर उसकी डिमांड है या नहीं. अगर है तो उसके बाद वो जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी टाइप क्या है, उसकी पैकिंग क्या है, उसका टाइम कितना लगेगा डिलीवरी में, वो प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइस क्या है, वो सब चीज़ें इंक्वायर करता है अच्छे से. उसके बाद रिसिप्ट ऑफ इंडेंट जो है इम्पोर्टर को जो इम्पोर्टर है वो रिसिप्ट ऑफ इंडेंट क्या है एक्सपोर्टर को सेंड कर देता है. जो जैसे कि हम अपनी गुड्स दे रहे हैं, तो जो हमसे गुड्स खरीद रहा है वो एक रिसिप्ट ऑफ इंडेंट मीन्स कि जो भी पर्टिकुलर्स हैं, लाइक उसका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका टाइम कितना लगेगा डिलीवरी में, सब कुछ जो है वो एक्सपोर्ट करने वाले को सेंड कर देता है. उसके बाद क्या होता है? क्रेडिट इंक्वायरी होती है. क्रेडिट इंक्वायरी में क्या होता है कि जो गुड्स परचेज़ करने वाला है, यानी कि जो इम्पोर्टर है, ठीक है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो पेमेंट कर सके. उसके लिए क्या चेक होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट चेक होता है. लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि बैंक एक स्टेटमेंट तैयार करके देती है इम्पोर्टर पे. इम्पोर्टर वो पर्सन जो गुड्स ले रहा है, वो कंपनी जो गुड्स ले रही है, उसके ऊपर एक लेटर एक डिक्लेरेशन देता है कि ये पर्सन पेमेंट देने के काबिल है, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट चेक किया जाता है. उसके बाद क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया जाता है. जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो बिना लाइसेंस के नहीं हो सकते, राइट? इट इज़ अ गवर्नमेंट थिंग. हमें अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ें पहुंचानी हैं, सेल करनी है, तो उसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज. जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके रिगार्डिंग एक एक्ट बनाया गया है, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए हैं. कौन से एक्ट में? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947. कौन सा एक्ट? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, जिसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि जब इम्पोर्टर को गुड्स मिल जाएं, उसके बाद जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी वो हो सके, सारी जो पेमेंट है वो आरबीआई को जमा करवा दे. जो भी एक्सपोर्ट हुई हैं गुड्स, उनकी जो पेमेंट बनती है वो जल्दी से जल्दी आरबीआई को सबमिट कराते. ये डिक्लेरेशन जो है एक्सपोर्टर करता है, किसको? इम्पोर्टर को. नेक्स्ट थिंग होता है फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. अभी एक्सचेंज रेट हमारी कंट्री का रुपीस का अमाउंट कुछ हो, करेंसी कुछ और है, दूसरी कंट्री की करेंसी कुछ और है. अभी जब सेल परचेज़ करनी है तो जो अमाउंट है वो फ़िक्स होना चाहिए. और हम देखते हैं कि हमारे जो एक्सचेंज रेट होता है, राइट, जो इंडियन रुपीज़ इज़ इक्वल टू डॉलर्स होते हैं या यूरोज़ होते हैं, जो भी करेंसी ले लो, वो रेगुलरली बेसिस पे कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं. तो उन्हें फ़िक्स करना पड़ता है कि किस अमाउंट पे वो जो इम्पोर्टर है वो परचेज़ कर रहा है जो गुड्स हैं. उसके बाद कलेक्शन ऑफ गुड्स. कलेक्शन ऑफ गुड्स में क्या होता है कि जब वो रिसीव कर लेता है, जब सब
डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट इंक्वायरी, लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको लाइसेंस मिल जाता है, वो डिक्लेरेशन भेज देता है, एक्सचेंज रेट फिक्स है। जब ये सब वो रिसीव कर लेता है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन वो रिसीव कर लेता है, अब वो जो गुड्स हैं जिसे उसे एक्सपोर्ट करना है सॉरी, तो वो उन्हें कलेक्ट कर लेता है, उन्हें असॉर्ट कर लेता है, उन्हें ड्यूली पैक कर लेता है कि जैसे भी उसे भेजनी है वो पूरी तैयारी कर लेता है उन्हें कलेक्ट करके। एंड जो भी उसे परचेजेस करनी है भेजने के लिए, जो सप्लाईज करनी है, वो सब कुछ इकट्ठा कर लेता है, उन्हें अच्छे से तैयार कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स। पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर हम पैकिंग नहीं करेंगे तो सामान एक तो बिखर जाएगा, ठीक है, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, सामान जल्दी ख़राब होने का डर रहेगा। नेक्स्ट इज़ मार्किंग ऑफ गुड्स। मार्किंग, आपने ये जो साइंस है आपने पैकिंग पर देखे होंगे, राइट? वो उनको इन्फॉर्म करने के लिए, जो सामान डिलीवर करते हैं और जो सामान को कैरी करते हैं, उनको इन्फॉर्म करने के लिए होते हैं, राइट? कि इस गुड को ऐसे कैरी नहीं करना है, इसमें टूटने वाला सामान है, इसको भीगने नहीं देना है, राइट? इसको अपसाइड डाउन रखना है, इस वे में रखना है। आपने बहुत सारे निशान ऐसे जो कार्टन्स होते हैं उस पर देखे होंगे। ये निशान जो है मार्किंग का पार्ट है, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ये मेंशन नहीं करेंगे तो डिलीवरी वालों को ये नहीं मालूम होगा, राइट? वो ध्यान से काम नहीं करेंगे, राइट? उन्हें क्या मालूम है कि अंदर कुछ टूटने वाली चीज़ है, अगर अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो भीगेगी तो ख़राब हो जाएगी, राइट? तो ये मार्किंग करनी ज़रूरी होती है। अभी आगे क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट मतलब जो डिलीवर करेगा गुड्स, राइट? जो डिलीवर करेगा उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। उसके बाद वो गुड्स कहाँ पे लेके जाता है, या पोर्ट पे लेके जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है? एक्सपोर्ट, अभी जो डिलीवरी पर्सन है, राइट, जो पोर्ट तक लेके जाता है, पोर्ट क्या होता है? जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे ही शिप्स के लिए भी पोर्ट होता है, राइट? शिपिंग करते टाइम पैकिंग हो गई, मार्किंग हो गई, अभी अपॉइंट भी कर लिया पर्सन को कि ये पर्सन लेके जाएगा पोर्ट तक, ठीक है? अभी पोर्ट पर जाकर उस एजेंट के क्या फंक्शन होते हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट के? उसने पहले शिपिंग ऑर्डर लेना है, ठीक है, कि उसे शिपिंग कंपनी से बात करनी है, ठीक है? वो जिस शिपिंग कंपनी के अंडर काम कर रहा है, ठीक है, उनसे एग्रीमेंट लेके वो शिपिंग ऑर्डर लेना है कि वो ये गुड्स जो है, जो डिलीवर कर रहा है पोर्ट को गुड्स, उसे जो है शिफ्ट किया जाएगा, राइट, इस ऑर्डर नंबर के अंडर। उसके ऊपर जो है सारी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होंगी। उसके बाद जो है शिपिंग बिल जो है तैयार किया जाएगा। उसके बाद डॉक ड्यूज़ की पेमेंट की जाएगी। मीन्स जो वहाँ पर जो भी पेमेंट होती है, कि जो शिपमेंट की पेमेंट होती है उसे डॉक ड्यूज़ कह सकते हैं हम। एंड वो जो रेंट और जो पेमेंट, आप कुछ भी कह सकते हो, वो पेमेंट करनी होती है। वहाँ पे जो डॉक अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी परमिशन लेनी होती है कि हमें ये जो है गुड्स है वो शिपमेंट करनी है इन गुड्स की। उसकी जो भी पेमेंट होती है, जो भी, उसकी एक कॉपी अपने पास वो एजेंट जो है अपने पास रखेगा। उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग भी लेना होता है कि इसमें क्या होता है कि जो एजेंट है वो जो सामान को, लाइक कैसे आप बोल सकते हो इसे, कि जो सामान है शिप में उसको पोर्ट पे वो ट्रांसफ़र करेगा ना, तो उस ट्रांसफ़र के लिए भी वो जो है बिल लेता है कि हाँ, वो सामान अपनी गाड़ी से या जो भी वो कन्वीनियंस लेके आया है उसे उतार कर जो शिप में जो लोडिंग करेगा, तो उसके लिए भी वो बिल लेता है। लाइक वो अपनी प्रूफ्स तैयार करता है हर चीज़ के लिए, कि उसके पास लेके जाने का भी प्रूफ है, उसके पास लोडिंग करने का भी प्रूफ है। उसके बाद जो एजेंट है वो इंक्वायर करता है कि जो गुड्स भेजी जा रही हैं उनकी इंश्योरेंस है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो शिपिंग के थ्रू गुड्स जाते हैं उनका डैमेज होने का ख़तरा होता है, इसलिए उनकी इंश्योरेंस करनी ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है।
जो भी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हुई होंगी इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की, उसके बेसिस पर इनवॉइस तैयार किया जाता है। इनवॉइस मीन्स कि इन सिंपल लैंग्वेजेस यू कैन से अ बिल इज़ प्रिपेयर्ड। उसके बाद सर्टिफाइड इनवॉइस ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर सर्टिफाइड इनवॉइस आप ले लेते हो तो एक्सपोर्टर को इनको जो एक्सपोर्टर का इनवॉइस है उसकी इंक्वायरी नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्टिफाइड है। ठीक है, अगर वहाँ पर जाकर सारे प्रोसीजर होने के बाद इनवॉइस प्रिपेयर हो रहा है तो उसकी इंक्वायरी जो है होगी। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। बहुत बार ऐसा होता है कि जो इम्पोर्टर्स हैं वो अपने एक्सपोर्टर्स को किसी भी ड्यूटी की पेमेंट से एग्जाम्प्ट कर देते हैं, राइट। जो एक्सपोर्टर है उसको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी होती। एग्जाम्पशन कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे अवेलेबल है, और उसके लिए जो एक्सपोर्टर है उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में क्या होगा कि वो ड्यूटी कुछ भी जो एक्सपोर्ट करने की और जो डॉग ड्यूज़ हैं वो ड्यूटीज़ वगैरह कुछ भी पे नहीं करेगा। उसके बाद प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू पेमेंट। पेमेंट के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, कि जैसे कि जो पेमेंट का बिल है वो प्रिपेयर किया जाता है, जो एक्सेप्टेंस का डॉक्यूमेंट्स है, राइट। इधर से गुड्स जा रही हैं, दूसरी कंट्री एक्सेप्ट करी है, दोनों साइड एक एग्रीमेंट प्रिपेयर होगा, वो दोनों एग्रीमेंट प्रिपेयर होते हैं। बिल ऑफ बैंक प्रिपेयर होता है। बिल ऑफ बैंक क्या होता है कि एक एक्सचेंज बिल जो है बैंक तैयार करके देता है कि इस रेट पे जो है एक्सचेंज हो रही हैं ये वाली गुड्स। उसके बाद क्या होता है कि जो इम्पोर्टर है वो गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है, राइट। सब कुछ हो गया। यही बस इसके जो हैं स्टेप्स हैं कि पहले वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा, उसके बाद जो एजेंट को अपॉइंट करेगा, एजेंट अपनी ड्यूटीज़ जो अपने उसने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो सारे प्रिपेयर करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर अवेलेबल है अवेलेबल है उस जगह के लिए तो वो ले सकता है। उसके बाद जो भी ज़रूरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर लिए जाएंगे और शिपमेंट कर दी जाएगी। अभी आपने कभी सोचा है कि एक्सपोर्ट ट्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, और इसके लिए हमें जो रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। इसलिए हमें एक्सपोर्ट ट्रेड की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।